हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्नी जी। दोस्तों, ये हमारी आधुनिक भारतीय इतिहास की श्रृंखला का 13वां वीडियो है और आधुनिक भारतीय इतिहास में कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल्स और वायसराय, इसकी जो श्रृंखला है उसका ये 5वां और अंतिम वीडियो है। इसके पहले आधुनिक भारतीय इतिहास भाग 9, 10, 11, 12 और ये 13, 5 भागों में हमने विस्तृत रूप से पढ़ा कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल्स को। और ये जो 5वां वीडियो है ये कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल्स का आखिरी वीडियो है और पिछले वीडियोस के लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल्स भाग 5 को। पिछले वीडियो में हमने जाना था लॉर्ड एलिगन द्वितीय तक के कार्यकाल को। इसमें हम शुरू करेंगे लॉर्ड कर्जन से। लॉर्ड कर्जन जिसका कार्यकाल 1899 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल रहा वो 1899 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक रहा। 1899 से 1900 के बीच में अकाल पड़ा। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में भारत में अकाल पड़ा और इस अकाल की जांच के लिए लॉर्ड कर्जन ने सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की, एक आयोग का गठन किया जिसके अध्यक्ष सर एंटनी मैकडोनाल्ड थे। जो आयोग जो था अकाल आयोग, उसकी जो स्थापना की उसके अध्यक्ष सर एंटनी मैकडोनाल्ड थे। भारत में अपने कार्यकाल में लॉर्ड कर्जन ने कई महत्वपूर्ण सुधार भी किए। उसकी शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले 1901 ईस्वी में सर कालिन मानफ्रिक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया। तो लॉर्ड कर्जन ने जो सिंचाई आयोग का गठन किया 1901 ईस्वी में, उसकी अध्यक्षता सर कालिन मानफ्रिक, जिनका पूरा नाम सर कालिन स्कॉट मानफ्रिक था, उनकी अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की स्थापना की। प्रशासनिक सुधार के बारे में अगर बात करते हैं तो पुलिस सुधार के अंतर्गत सर एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया। तो पुलिस आयोग का जो गठन हुआ वो 1902 ईस्वी में सर एंड्रयू फ्रेजर के अध्यक्षता में हुआ और इसका जो मुख्य उद्देश्य था पुलिस आयोग के गठन का वो प्रशासनिक सुधार था। इसके बाद जो आयोग था, आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की 1 साल के बाद और रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए जिस रिपोर्ट में कमियां आई कि प्रशिक्षण की कमी है, जो हमारा सैन्य है, उस रिपोर्ट ने पेश की कि जो अंग्रेजी सैन्य है उसमें जो पुलिस प्रशासन है उसमें प्रशिक्षण की कमी है और वेतन कम होने के कारण जो सैनिक हैं उनमें रुचि कम है। उस रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए सभी स्तरों पर कर्जन ने वेतनों में वृद्धि की और प्रशिक्षण बल जो है प्रशिक्षण प्रदान किया। जो सैनिक थे उनको प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षण के लिए, सैन्य प्रशिक्षण के लिए इसने क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की। सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए कर्जन ने क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की थी। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी की जो स्थापना हुई वो भी कर्जन के कार्यकाल में ही हुई थी। सीआईडी की स्थापना लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही हुई थी। 1902 ईस्वी में सर टॉमस रो की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ। 1902 ईस्वी में सर टॉमस रो की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ। तो जो विश्वविद्यालय आयोग था वो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1902 में गठित हुआ और उसकी अध्यक्षता सर टॉमस रो ने की थी। आगे बात करते हैं जो विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में जो विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ उसकी जो मुख्य आधारशिला थी वो टॉमस रो की अध्यक्षता वाला विश्वविद्यालय आयोग ही था। तो 1904 में पारित विश्वविद्यालय अधिनियम 1902 की आधारशिला पर आधारित था। आगे बात करते हैं किसानों के लिए इसने एक सहकारी उधार समिति की स्थापना 1904 ईस्वी में की। जो सहकारी उधार समिति थी वह किसानों को कम ब्याज पर धन उधार देती थी। जो एक सहकारी उधार समिति की स्थापना 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने की, उसका मुख्य उद्देश्य किसानों को कम ब्याज दर पर
धनराशि प्रदान करना था। और मुख्य रूप से सहकारिता का जो उदय हुआ, सहकारिता को जो जन्म मिला, वो करजन के ही कार्यकाल में मिला। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 1904 में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना करजन के द्वारा ही की गई। जो भारतीय पुरातत्व विभाग है उसकी स्थापना 1904 ईस्वी में हुई और यह करजन के द्वारा ही हुई। और इसके लिए करजन ने 50,000 पाउंड की रकम का आवंटन किया। जो पुरातत्व विभाग की आवंटन राशि थी वो 50,000 पाउंड थी। अब बात यहाँ पर आती है कि पाउंड का आवंटन कैसे किया, क्योंकि भारतीय जो मुद्रा है वो तो रुपया थी और यहाँ पर करजन ने 50,000 पाउंड का आवंटन किया। तो इस कारण था कि 1999 में भारतीय टंकण एवं पत्र मुद्रण अधिनियम पारित हुआ। 1899 में भारतीय टंकण एवं पत्र मुद्रण अधिनियम पारित हुआ, जिसमें पाउंड भारत में मान्य मुद्रा घोषित हो गई थी और जो पाउंड का मूल्य था वो 15 रुपए रखा गया। तो जो पाउंड का मूल्य था वो 15 रुपए रखा गया था। और पाउंड 1899 में पारित भारतीय टंकण एवं मुद्रण अधिनियम के बाद भारत में एक वैधानिक मुद्रा हो गई थी। इसी कारण जो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई उसमें जो आवंटन राशि थी वो 50,000 पाउंड थी, पाउंड में थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेलवे के विकास की। तो सर्वाधिक रेलवे लाइनें करजन के कार्यकाल में ही बिछाई गईं। हालांकि जो रेलवे का उदय हुआ था वो हमने पिछले वीडियो में बात की थी, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। और सर्वाधिक जो रेल लाइनें बिछाई गईं वो करजन के कार्यकाल में ही बिछाई गईं। करजन ने कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कराया। करजन ने कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो है उसका निर्माण कराया। 1905 ईस्वी में लोक सेवा मंडल का गठन किया। करजन ने 1905 ईस्वी में लोक सेवा मंडल का गठन किया। 1905 ईस्वी में ही रेलवे बोर्ड की स्थापना करजन के द्वारा की गई। तो जो रेलवे बोर्ड है उसकी स्थापना 1905 ईस्वी में करजन के द्वारा की गई। आगे बात करते हैं जो विरोधी कार्य रहा, भारत विरोधी कार्य करजन के कार्यकाल का, वो सबसे मुख्य था बंगाल का विभाजन। तो बंगाल के विभाजन पर एक नजर डालते हैं, बंगाल का विभाजन क्या था और क्यों था। 1905 ईस्वी का बंगाल विभाजन करजन के विरोधी कार्यों का सबसे मुख्य कार्य था। जो भारत विरोधी कार्य थे वो बंगाल विभाजन उसका सबसे मुख्य कार्य था। राष्ट्रीय आंदोलन का दमन करने के उद्देश्य से करजन ने कलकत्ता को 2 भागों में बांटा। जो राष्ट्रीय आंदोलनों का बहुत तेजी से उदय हो रहा था उनका दमन करने के लिए करजन ने कलकत्ता को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो बंगाल विभाजन का जो मुख्य उद्देश्य था वो राष्ट्रीय आंदोलनों का दमन करना था। और ये जो 2 भागों में कलकत्ता को बांटा, इसमें पूर्वी भाग में बंगाल, असम के चटगांव और ढाका के राजशाही को मिलाकर एक प्रांत स्थापित किया गया। जो पूर्वी भाग था उसमें बंगाल, असम के चटगांव और ढाका के राजशाही को मिलाकर एक प्रांत स्थापित किया। और पश्चिमी भाग में पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा को शामिल किया गया। तो जो 2 भागों में कलकत्ता को बांटा गया उसमें पूरब में बंगाल, असम के चटगांव तथा ढाका के राजशाही को मिलाकर एक प्रांत बना और पश्चिम में पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर दूसरा प्रांत बना। आगे बात करते हैं 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में विभाजन का कार्य संपन्न हुआ। जो बंगाल विभाजन था उसका जो कार्य संपन्न की जो तिथि थी वो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी थी। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन का कार्य संपन्न हुआ। और बंगाल विभाजन का एक अन्य उद्देश्य जो था वो हिंदू मुसलमानों में फूट डालना था। हिंदू मुस्लिम फूट डालना बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य था। करजन ने 1905 ईस्वी में किचनर से विवाद के कारण अपना इस्तीफा दे दिया। करजन ने अपने कार्यकाल के पूर्ण होने से पहले 1905 ईस्वी में किचनर से विवाद के कारण अपना इस्तीफा दे दिया। और ये किचनर कौन था? किचनर भारतीय सैन्य पद का प्रमुख था। यह ब्रिटिश की तरफ से भारतीय सैन्य पद का जो है वो प्रमुख था।
जिससे विवाद के बाद लॉर्ड कर्जन ने अपना इस्तीफा दे दिया। आगे बात करते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय की। तो कर्जन के बाद जो कार्यकाल रहा वो लॉर्ड मिंटो द्वितीय का रहा। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल 1905 ईस्वी से 1910 ईस्वी तक रहा। इसके कार्यकाल के दौरान ही 1906 ईस्वी में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। तो यहां से एक सवाल और बनता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसने और कहां की। तो 1906 ईस्वी में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। आगे बात करते हैं 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में 1907 ईस्वी में जो सूरत अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ। 1907 ईस्वी में ही आंग्ल रूसी मंडल की बैठक हुई और दोनों में मित्रता स्थापित हुई। इसके बाद लॉर्ड मिंटो के द्वितीय के कार्यकाल में ही खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई, जो 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को सुनाई गई। 1909 ईस्वी में एसपी सिन्हा जो थे वो वायसराय कार्यकारिणी में नियुक्त हुए। तो 1909 ईस्वी में एसपी सिन्हा वायसराय कार्यकारिणी में नियुक्त हुए। 1909 ईस्वी में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था मिंटे मार्लो सुधार के अंतर्गत किया गया। तो जो मिंटे मार्लो सुधार था, जो कई बार पूछा जाता है, वो मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से रिलेटेड था और यह 1909 ईस्वी में पारित हुआ। आगे बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल की। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 ईस्वी से 1916 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन निरस्त हुआ। 1911 ईस्वी में हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम भारत यात्रा पर आया। जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए भव्य दिल्ली दरबार को, जो दिल्ली दरबार था, उसको भव्य रूप से सजाया गया। राजधानी जो थी कलकत्ता थी पहले, उसको दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा और बंगाल विभाजन रद्द करने की आधिकारिक घोषणा भी जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर ही हुई। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी में दिल्ली आते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम से हमला हुआ। लॉर्ड हार्डिंग पर जो बम से हमला हुआ वो 23 दिसंबर 1912 ईस्वी में हुआ, जब वह दिल्ली में प्रवेश कर रहा था उस समय। आगे बात करते हैं 4 अगस्त 1914 ईस्वी से प्रथम विश्व युद्ध जो आरंभ हुआ था वो भी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में ही हुआ। इसके बाद जो मुख्य बात है वो ये मुख्य बिंदु आता है कि 1913 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल और गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन आरंभ किया। तो ये जो फिरोज शाह मेहता का बॉम्बे क्रॉनिकल और गणेश शंकर विद्यार्थी का जो प्रताप था, इन दोनों का जो प्रकाशन आरंभ हुआ वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में 1913 ईस्वी में हुआ। 1916 ईस्वी में हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। तो हार्डिंग जो था वो अंत में 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त हुआ। इसके बाद बात करते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड की। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जिसका कार्यकाल 1916 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक रहा। इसके कार्यकाल में जो मुख्य बातें रहीं उसमें 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट और तिलक ने मिलकर हेम रूल लीग की स्थापना की। हालांकि दोनों का जो समय था वो अलग अलग था। तिलक ने जो किया था वो अप्रैल में और जो एनी बेसेंट ने किया था वो सितंबर 1916 ईस्वी में हेम रूल लीग की स्थापना की थी। जो जिसकी चर्चा हम हेम रूल लीग की चर्चा विस्तारित रूप से अपने आने वाले वीडियोस में करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग समझौता जो था वो कांग्रेस अधिवेशन में हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से
जाना जाता है। जो लखनऊ पैक्ट था जिसमें मुस्लिम लीग समझौता हुआ कांग्रेस अधिवेशन में, वो 1916 ईस्वी में हुआ। और इस लखनऊ पैक्ट के अंतर्गत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र तथा जिन प्रांतों में मुस्लिम अल्पसंख्यक थे वहां अधिक प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। तो ये जो लखनऊ पैक्ट था जो 1916 में हुआ, इसमें यह निर्णय हुआ कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई और जिन जिन प्रांतों में जो मुस्लिम थे वो अल्पसंख्यक थे वहां अधिक प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। आगे बात करते हैं। 1916 ईस्वी में पूना में केशव कर्वे द्वारा प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो प्रथम विश्वविद्यालय जो था महिलाओं का, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? केशव कर्वे के द्वारा। और इसकी तिथि, इसका जो वर्ष था वो 1916 था और स्थान पूना था। तो 1916 ईस्वी में पुणे में केशव कर्वे के द्वारा प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1917 ईस्वी में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह आरंभ हुआ, जो कि चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही हुआ। शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद और द्वारा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भी की गई। इसके कार्यकाल में ही 13 अप्रैल 1919 को जो चर्चित जलियांवाला हत्याकांड था वो हुआ। 1917 में सैडलर आयोग की नियुक्ति हुई। जो चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में एक अन्य कार्य हुआ वो 1917 में सैडलर आयोग की नियुक्ति हुई। 1919 में चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। रॉलेट एक्ट के बारे में विस्तार से चर्चा, बाकी विस्तार से जो चर्चा है वो हम अपने आने वाले वीडियोस में करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ मुख्य बिंदुओं की बातें कर रहे हैं कि किसके कार्यकाल में कौन से मुख्य बिंदु हुए, और उन मुख्य बिंदुओं के जो टॉपिक्स हैं उनकी विस्तार से चर्चा हम अपने आने वाले वीडियोस में करेंगे। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। 1919 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया। इसके बाद जो कार्यकाल रहा वो लॉर्ड रीडिंग का था। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 1921 ईस्वी से 1926 ईस्वी तक था। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया, और चूंकि 1921 में आया तो उस समय जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने इसका विद्रोह किया और पूरे भारत ने एक दिन की भूख हड़ताल की। प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के विद्रोह में विरोध के रूप में पूरे भारत ने एक दिन की भूख हड़ताल की। इसके कार्यकाल में 1921 ईस्वी में भारत के दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर मोपला विद्रोह हुआ, जो खिलाफत आंदोलन का ही एक रूप था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ। चौरी चौरा कांड जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पास था, तो वहां हुआ, जो कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ। और चौरी चौरा कांड के बाद ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, और असहयोग आंदोलन को वापस लेने की तिथि 11 फरवरी 1922 ईस्वी थी। तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस 11 फरवरी 1922 ईस्वी को लिया था। आगे बात करते हैं। 1921 ईस्वी में एम एन रॉय के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। इसके बाद 1924 ईस्वी में कानपुर में अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हुई। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में 1924 में कानपुर में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन हुआ। 1922 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य आरंभ किया। यहाँ पर जो विश्व भारती विद्यालय ने अपना जो कार्य आरंभ किया था वो 1922 में किया था। हाँ, चीज सही लिखा हुआ है। तो 1922 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने अपना कार्य आरंभ किया। इसके बाद 1925 ईस्वी में श्रद्धानंद की हत्या हुई, और जो श्रद्धानंद थे वो एक आर्य समाजी नेता थे, एक चर्चित आर्य समाजी नेता। श्रद्धानंद की हत्या लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में ही हुई। इसके बाद जो कार्यकाल आया वो लॉर्ड इरविन का था। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 ईस्वी से 1931 ईस्वी तक रहा। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया,
जो साइमन कमीशन भारत आया उसकी तिथि 3 फरवरी 1928 ईस्वी थी। 1928 ईस्वी में लखनऊ में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1928 ईस्वी में ही मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जो एक समिति का गठन हुआ जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। उसका जो गठन हुआ वो 1928 ईस्वी में ही हुआ। इसके बाद 12 मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो 12 मार्च 1930 ईस्वी में आरंभ किया गया गांधी जी के द्वारा। इस सबकी चर्चा हम विस्तार से आगे करेंगे, जैसा कि हमने अभी बात की। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में दिल्ली के असेंबली हाल में लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले की भावना से भगत सिंह और उनके साथियों के द्वारा बम फेंका गया, जो कि लॉर्ड इरविन के कार्यकाल की प्रमुख घटनाएं थी। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में जो अन्य प्रमुख बातें थी उसमें 1929 ईस्वी में शारदा विधेयक का पारित होना और 12 मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी का दांडी यात्रा आरंभ करना लॉर्ड इरविन के कार्यकाल की प्रमुख बातें थी। 31 दिसंबर 1929 का जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था, इसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में ही लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन इरविन के कार्यकाल में हुआ। 5 मार्च 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ। इसके बाद आगे बात करते हैं लॉर्ड विलिंगटन की। लॉर्ड विलिंगटन, जिसका कार्यकाल 1931 से 1936 ईस्वी तक रहा। 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक 1931 ईस्वी में लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही कांग्रेस ने भाग लिया था और जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। इसके बाद 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, जो लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में ही हुआ। 1932 ईस्वी में देहरादून में भारतीय सेना अकादमी की स्थापना की गई। भारतीय सेना अकादमी की जो स्थापना हुई वो 1932 ईस्वी में देहरादून में हुई, लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में हुई। 25 सितंबर 1932 ईस्वी में गांधी जी और अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ। जो पूना समझौता हुआ वो 25 सितंबर 1932 ईस्वी में गांधी जी और अंबेडकर के मध्य हुआ। 1 अगस्त 1933 ईस्वी में गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। भारत सरकार का अधिनियम 4 अगस्त 1935 को जो पारित हुआ वो लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में ही पारित हुआ। लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल के बाद जो कार्यकाल आया वो लॉर्ड लिनलिथगो, जिसका कार्यकाल 1936 से लेकर 1944 ईस्वी तक रहा। लिनलिथगो का जो कार्यकाल था वो किसी भी अंग्रेजी गवर्नर जनरल या वायसराय का सबसे लंबा कार्यकाल था भारत में। तो जो लॉर्ड लिनलिथगो का जो कार्यकाल था वो सबसे लंबा कार्यकाल था किसी भी अंग्रेजी गवर्नर जनरल या वायसराय के द्वारा भारत में। इसके कार्यकाल की मुख्य बातों पर नजर डालते हैं तो लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में ही सबसे पहले आम चुनाव हुए, जो 1936 से 1937 में संपन्न हुए। इस चुनाव में 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। 1 मई 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की वो 1 मई 1939 ईस्वी में की। इसके बाद 8 अगस्त 1940 में वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव पेश किया। जो लॉर्ड लिनलिथगो था उसने अगस्त प्रस्ताव पेश किया। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। 9 अगस्त 1942 ईस्वी में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया वो लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में 9 अगस्त 1942 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा किया गया। इसके बाद 1943 में बंगाल में भीषण अकाल भी लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में पड़ा। इसी के कार्यकाल में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया। जो करो या मरो का नारा दिया वो भी गांधी जी ने
लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में ही दिया। इसके बाद जो कार्यकाल रहा वो लॉर्ड बेवल का रहा। इसका कार्यकाल 1944 से 1947 ईस्वी तक रहा। इसके कार्यकाल में जो मुख्य बिंदु थे उसमें 1945 में हुआ शिमला समझौता, 18 फरवरी 1946 में बंबई में नौसेना का विद्रोह लॉर्ड बेवल के कार्यकाल का मुख्य बिंदु है। मार्च 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन जो भारत आया उसके जो सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। इसके बाद मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को अस्वीकार किया और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। 2 सितंबर 1946 में नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तो जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ वो 2 सितंबर 1946 ईस्वी में हुआ और जिसका नेतृत्व नेहरू ने किया था। ब्रिटेन के लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री, जब ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी और उसके प्रधानमंत्री ब्रिटेन के एटली बने, उन्होंने भारत को जून 1948 तक स्वतंत्र होने की घोषणा की बात कही। इसके बाद जो कार्यकाल रहा वो लॉर्ड माउंटबेटन का रहा। इसका कार्यकाल मार्च 1947 से जून 1948 तक भारत में रहा। माउंटबेटन ने जून थर्ड प्लान था उसके अनुसार भारत के विभाजन की योजना 3 जून 1947 को पेश की। जो भारत विभाजन की योजना पेश की गई वो 3 जून 1947 को पेश की गई। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्रों के निर्माण की घोषणा की गई। तो जो भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्रों के निर्माण की घोषणा हुई वो 4 जुलाई 1947 ईस्वी को हुई। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। और लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो अंतिम गवर्नर जनरल था भारत में अंग्रेजी, और भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। और इसके बाद गवर्नर जनरल्स का कार्यकाल पूर्णतः समाप्त हुआ और भारत स्वतंत्र हुआ। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति की। हालांकि इसके बाद जो टॉपिक आता है वो राष्ट्रीय आंदोलनों का आता है और हमने 1857 की क्रांति को बाईपास किया है। तो हम अगले वीडियो में 1857 की क्रांति पढ़ेंगे और उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलनों को स्टार्ट करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स और विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे अधिक लोग लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।